दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ हिंदी मीडियम में चल रही है। इसको मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ और इसमें हम अगर बात करें पीटी प्लस मेंस और नीट हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अभी तक हमने पंचवर्षीय योजना के 2 पार्ट को देखा, यानी कि हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारी 2 वीडियोस कंप्लीट हुई हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि चीज़ों की पृष्ठभूमि, चीज़ों को समझाना, तोड़ना और चीज़ों को लेकर चलना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो मॉडल थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि अगर हम बात करें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के पीटी के हिसाब से जिस तरह से 2021 में एग्ज़ाम आया, और अगर हम देखें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पूछी जा रही हैं। अब इसके बाद जो चीज़ें चलेंगी वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी फ्लो में चलेंगी। फ्लो का मतलब तेज कराएंगे, कुछ खास है नहीं, सी चीज़ें फैक्ट हैं, मैं बताता चला जाऊँगा कि बेटा फैक्ट है, इनको रट्टा मार लेना, और कुछ नहीं है उसमें। और कुछ चीज़ें निकलेंगी, यानी कि 1990 तक अगर हम बात करें पृष्ठभूमि को साथ में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि 1990 के बाद ही चीज़ें थोड़ी चेंज हुई और उसके बाद चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी निकली वो कहीं ना कहीं 1961 से लेके 1966 के बीच में रही, जिसमें हमें ये भी पता चला है कि हमारा 1962 में चीन के साथ युद्ध भी हुआ था। चीन के साथ युद्ध, नेफा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था जो हमारा, वहाँ पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर बात करें चीनी के जो लोग हैं, चीनी लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आतंक सा मचा रखा था। हालांकि हमारे भारतीय सेना उस समय हथियार भी नहीं था हमारे देश के पास। आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारी भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी से लड़ा था, ये भी मैं बोल सकता हूँ। हालांकि हम हार गए थे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर हम बात करें उस समय हमारे पास, आप ये बोल सकते हो कि सामान की आपूर्ति ना होने के कारण हमारे जो सैनिक थे वो मारे गए थे। अगर सामान की आपूर्ति अगर हो जाती तो नक्शा कुछ और ही होता, और आज हो सकता है अक्साई चीन भी हमारा ही, वैसे तो पार्ट हमारा ही है, लेकिन 100% आज भी 100% कब्जे में। हालांकि पार्ट जो है ये पार्ट चाइना के कब्जे में आज, लेकिन वो भी पार्ट हमारे बीच में होता। देखिए, अगर हम बात करें तो ये योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, यानी कि इनपुट और आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। इनपुट आउटपुट का मतलब कि इन्होंने ये बोला कि मार्केट में इनपुट डाला जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का निर्माण किया जाए तो ऑटोमेटिक जो है आउटपुट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। यह योजना महानविश के 4 क्षेत्रीय मॉडल, जिसमें आपका सुखमोय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल तथा जे सेडी का डोमेस्टिक प्लानिंग जो मॉडल का प्रभाव यहाँ पे देखा जा सकता है। ये बेसिकली पीटी फैक्ट है, इसको आपने पीटी ओरिएंटेड ही रखना है। इस मॉडल में कुछ खास है नहीं समझाने के लिए, जो था मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। फिर इस योजना को गार्ड योजना भी कहते थे, ये भी आप फैक्ट डाल लें पीटी, क्योंकि पीटी ओरिएंटेड यहाँ से चीज़ें निकल सकती हैं। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था, ये मैं लक्ष्य में एक पेपर पे लेके आऊँगा, हैवेट गतिमान और आत्मनिर्भर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। यानी कि जो मोदी सरकार, अब देखो इसको आप आज कैसे एनालाइज कर सकते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कुछ नया लेके आ रही है, इतिहास से कुछ निकाल रही है, उसी चीज को लेके आ रही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। क्यों? तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की तरफ था। तो मोदी जी की ब्रांडिंग देख लो, लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर। तो ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि मोदी जी अभी लेके आ गए हैं, ये कंसेप्ट हमें कांग्रेस भी देके गई है, जिसका प्रूफ यहाँ पे भी है कि कहीं ना कहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें ये पता चला था कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, आप समझे मेरी बात को? तो आत्मनिर्भर का मतलब ये कि सारी चीज़ें हमारे देश में बने, हमें बाहर से ज़्यादा आयात ना करना पड़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और हमारे में चीज़ों में कंजप्शन हमारे देश में सबसे ज़्यादा हो सके। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लेके आए थे। फिर 1964 में ये भी पीटी फैक्ट है और ये भी पीटी फैक्ट है, ये आपने बिल्कुल याद रखना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, दिमाग में चढ़ा लो इसको अच्छे से। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये ट्रस्ट है भाई, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की जो यहाँ पे यानी कि आईडीबीआई की भी स्थापना करी गई, और साथ में अगर बात करें तो यूटीआई की जो स्थापना करी। हालांकि यूटीआई अब एक्सिस बैंक हो गया, वो एक अलग कहानी है, लेकिन इस चीज़ को, फैक्ट्स को आपने याद रखना है। फिर योजना ऑफ कास्ट भी आया। क्यों आया? क्योंकि भारत पाक का युद्ध 1965, ठीक है, 1965 में। क्यों? अब इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि देखो, थोड़ा युद्ध के हिसाब से चीज़ें समझाता हूँ। पाकिस्तान को लगा कि भारत चाइना के साथ तो हार गया है, तो हमें कश्मीर लेना, तो लाओ ये बढ़िया टाइम है, लाओ युद्ध करते हैं। फिलॉसफी यही थी, उनको कश्मीर चाहिए था। तो कश्मीर के चक्कर में वो लोग ये सोच रहे थे, इन्होंने अटैक किया। हालांकि हमारे भारतीय लड़ाके जो लाहौर सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रह गया था, कब्जा करने वाले थे। तो फिर पाकिस्तानियों ने पंजाब फ्रंट में खोला मोर्चा, और हमारे इंडियन थे, जो हमारे इंडियन जो सैनिक थे, उन्होंने राजस्थान से होते हुए 2 फ्रंट खोल दिए, जिससे लाहौर इनके घेरे में आ गया, मतलब हमारे घेरे में आ गया था, जिसके कारण पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई। अरे यार, हम तो सोचे कुछ और, तो हो कुछ और गया।
वो सोचे थे कश्मीर लेंगे, यहाँ तो लाहौर नहीं रहेगा। तो उसके कारण फिर ये पृष्ठभूमि थी, मोटा मोटा यही था। अब कितने मरे कितने मरे वो नहीं, कुल मिला के ये था। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। इस युद्ध का अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान का, हालांकि इंडियन ने बेतोड़ तरीके से बजाई, बेतोड़ तरीके से इंडियन सैनिक हावी थे, ये फैक्ट है, विकिपीडिया देख लो। हालांकि इंडियन सैनिक हावी थे, लेकिन नुकसान हमारा ज़्यादा हुआ। नुकसान इन द सेंस आप ये बोल सकते हो कि टैंक्स हमारे ज़्यादा बर्बाद हुए, लेकिन पाकिस्तान के जो सैनिक सबसे ज़्यादा मारे गए, ये भी एक फैक्ट है। ये मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ये फैक्ट के मैं बात कर रहा हूँ, विकिपीडिया नहीं, बिल्कुल फैक्ट्स। तो उस कंडीशन में ये समझ आ गया, भीषण सूखा, उस समय सूखा भी पड़ा, भारत पाक युद्ध के कारण आर्थिक अस्थिरता भी आई। जब युद्ध होता है किसी चीज देश में, तो पैसे की बर्बादी सबसे ज़्यादा होती है। आपको पता है हमारे देश में आज भी, आपको पता है, मैं एक फैक्ट बताऊँ, आप चौंक जाओगे, 15 दिन से ज़्यादा का हमारे पास असला नहीं है। अगर युद्ध हो जाए, अगर आज मान लो इंडिया चाइना में युद्ध हो जाए, पाकिस्तान बीच में आ जाए, मान लो वो भी पाकिस्तान के साथ सपोर्ट में हो जाए चाइना, हमारे पास सिर्फ 15 दिन का रिजर्व है, नहीं हमारे पास सिर्फ इतना ही असला है। 15 दिन अगर युद्ध चला, 16वें दिन हमारे पास एक भी गोलियां नहीं है। ये है हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी। तो कम से कम हमारी 3 महीने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 3 महीने मतलब ये है कि कम से कम एक लड़ाई 3 महीने तक खींची जा सकती है, उसके हिसाब से हमें चेंज करना चाहिए। वो मैं डिफेंस में पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, वो एक अलग कहानी है। तो भारत पाक युद्ध के कारण आर्थिक अस्थिरता, भीषण सूखे के कारण अगली जो पंचवर्षीय योजना को विराम दिया गया। उस समय अगर हम बात करें अटल जी, सॉरी नॉट अटल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी आए, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि उनके स्थान पर 1966 से लेकर 69 तक अगर हम बात करें 3 वार्षिक योजनाओं को यहाँ पे संचालन किया गया, क्योंकि स्थिति पंचवर्षीय योजना की नहीं थी, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल थी, फॉरेन रिजर्व बिल्कुल जीरो पड़ा था ऑलमोस्ट। तो उस कंडीशन में ये पता चला कि नहीं, हमें पंचवर्षीय योजना नहीं चाहिए, हम जो है वार्षिक प्लान की तरफ जो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें ये पता चला कि इस देश में इस योजना में देश के निर्यात में जो वृद्धि करने के लिए दूसरी बार अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन का मतलब दोस्तों ऐसे समझो, मान लो $1 अभी, $1 मान लो अभी 70 रुपए का है। कितना रुपए का है? 70 रुपए का है। अब ये माने अगर मैं इसका अवमूल्यन कर दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि $1 जो है मुझे फिर 100 रुपए का मिलेगा। मोटा मोटा ये कंसेप्ट है। यानी कि आप ऐसे समझें कि हमने अपने पैसे की वैल्यू को गिरा दिया, पैसे की वैल्यू को और ज्यादा गिरा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे समझे कि हमने पैसे की जब वैल्यू गिर जाती है तो इसमें हमारे आयात जो होते हैं महंगे हो जाते हैं। आयात क्या होते हैं? आयात का मतलब जब कोई हम बाहर से चीज मंगवाते हैं, आयात का मतलब क्या होता है? ऐसे एरो याद रखो, ये हो गया आयात। निर्यात अगर करना है तो इसका मतलब ऐसे रखो, जब हम भारत से चीज बाहर भेजी जाती है। आयात बाहर से जब हम अंदर लेके आते हैं अपने देश में तो आयात महंगा हो गया, निर्यात सस्ता होने लग गया। क्यों? पहले अगर मान लो निर्यात में आपको मान लो $100 मिलते थे, मान लो $100 मिलते थे, तो जब पहले यानी कि 7,000 रुपये आपको पहले मिलते थे, अब आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो जब 10,000 रुपये मिलेंगे तो क्या करोगे? आप ज्यादा से ज्यादा निर्यात करोगे। यही होता है। तो यही है मोटा मोटा, बाकी है होल्ड, जैसे आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया क्या है अवमूल्यन, इसको हम बाद में देखेंगे यार मुद्रास्फीति में, डोंट वरी, बिल्कुल अच्छे लाउड एंड क्लियर समझाऊंगा। फिर वर्ष 1969 में गार्डिगल समिति की सिफारिशों के आधार पर लीड बैंक योजना भी जो यहाँ पे शुरुआत करी गई। तो ये जैसे कुछ फैक्ट्स हैं, इनको रट लेना, ये पीटी ओरिएंटेड ज्यादा है और कुछ खास नहीं है इसमें, मेंस ओरिएंटेड। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 74 तक उठा पटक। 1971 में हम पाकिस्तान के साथ वॉर भी जीते, 90,000 सैनिकों को हमने अगर हम बात करें तो सरेंडर करवाया और दुनिया की सबसे बड़ी पीस कीपिंग फोर्स भी बने कि हमने 90,000 सैनिकों को चाहते तो उनको मार मार के ना भरता बना बना के भेजते। वो तो हमारी इंसानियत अच्छी है कि हम इंडियंस हैं, ठीक है, ताकि हमने छोड़ दिया ना। तो जिस तरह से ये हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो ये सैनिक हैं, जो हमारे सैनिकों का हाथ सर काट देते हैं, तो चाहते तो हम भी काट सकते थे, लेकिन हमने इंसानियत को ताक पे नहीं रखा और हमने इंसानियत दिखाई, ठीक है। और आज बोलते हैं कि पीएम जो है, हम जो पाकिस्तान का जो पीएम इमरान खान है कि वो सबसे ज़्यादा एक अभिनंदन क्या छोड़ दिया, वो बोलने लगे हम शांति फैलाना चाहते हैं। फॉर गॉड सेक। खैर, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969-74 में ये हमें पता चला कि इस योजना के अंतर्गत MRTP एक्ट एक लेके आए। ये हम औद्योगिक जब क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे क्या है क्या नहीं है।
आप ऐसे समझो मोटा मोटा, अभी फिलहाल के लिए बस ये समझो कि इससे हम चीजें कंट्रोल करते थे। मोटा इसके आगे लिख लेना कंट्रोल करना। गवर्नमेंट का यहां पे कंट्रोल था किस पे, मतलब बात करें उस पे पूरी इंडस्ट्री पे, बस आप ऐसे समझें। इंपोर्ट यानी कि कोई नए बिजनेस खोलने के लिए, कुछ खोलने के लिए ये चीजें लागू होती थी। बस आप मोटा मोटा आप यहाँ पे लिख लो, क्योंकि आप फिर मैं समझाना बैठूंगा फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो बैठ के मैं ये वाइंड अप करना जल्दी जल्दी। फिर जिसके कारण 14 वाणिज्य बैंकों को अगर बात करें राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि प्राइवेट बैंक की जगह उसको गवर्नमेंट बैंक जो है बेसिकली कर दिया गया। यानी कि वाड़े जो बिजनेस बैंक थे अब उनको गवर्नमेंट बैंक में टर्न, यानी कि रातों रात गवर्नमेंट जॉब लग गई। यही हुआ ना, सुबह आप हो, मान लो आप ही हैं प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहे हैं, सडनली आपका बैंक राष्ट्रीयकरण हो गया, सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, तुम तो मजे आ गए। क्यों आ गए? गवर्नमेंट जॉब लग गई। जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, अभी आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। तो 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और परिवार नियोजन कार्यक्रम भी है लागू किया। अब देखो ये एक फैक्ट है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। 2 पंचवर्षीय योजना रख देगा, साथ में चौथी पंचवर्षीय योजना रख देगा, और कंफ्यूज रहोगे यार तीसरी थी, दूसरी थी या चौथी थी। तो इसमें फिर बैंड बजती है, क्योंकि पहली में तो नहीं थी, दूसरी तीसरी चौथी में होगी, या फिर दूसरी में भी नहीं तो तीसरी चौथी में होगी, 50-50 में फंस गए, तो वहां पे फिर कहानी खराब हो जाएगी। तो ये याद रखना, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ये पीटी फैक्ट है, ये याद रखो। और इसको जो हमने क्या नाम है, चौथी पंचवर्षीय योजना। परिवार नियोजन क्या होता है सबको पता है यार, जब हम किसी चीज का नियोजन करते हैं परिवार का भी, तो ये बस यही सारी चीजें। यह योजना डीआर गार्डगिल द्वारा तैयार मुक्त निरंतर मॉडल पर आधारित थी। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्राप्त करना था। अगेन कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में देखो, स्टार्ट किया हमने कृषि से पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में हम औद्योगिक क्षेत्र में गए, तीसरी में हम थोड़ा सा आत्मनिर्भर की तरफ बढ़े, चौथी पंचवर्षीय योजना में हम कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर की तरफ बढ़े। यानी कि कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे, एनालाइज कर रहे होगे, अगर आप विश्लेषण करें आपको यह देखने को मिलेगा कि हमारा जो बुलबुल का बच्चा यानी भारत जब पैदा हुआ, उसके बाद धीरे कृषि पे फोकस किया, फिर उस पे उद्योग पे आया, फिर आत्मनिर्भर पे आया, फिर कृषि और उद्योग को मिक्स किया और आत्मनिर्भर बनने लग गए। यानी कि जो चीजें थी स्ट्रेटेजाइज चल रही थी, ऐसा नहीं है। हालांकि पृष्ठभूमि भी थी इसमें, वो हम उस पर नहीं जाएंगे ज्यादा, ठीक है। रोजगार के रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का यहाँ पे सृजन करना और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना यहाँ पे ज्यादा फोकस किया गया। यानी कि ये एक ऐसा काल था जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र अपनी चरम सीमा पे था। यानी कि आप बोल सकते हो चरम का मतलब एक गोल्डन एरा में था। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी जिसको हम कहते हैं, ये ऐसा काल था जिसमें सरकारी काल यानी कि सब बोलते गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा फला फूला। तो ये हमें सेक्टर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1779 में, जब इंदिरा जी का वर्चस्व, गरीबी हटाओ, ठीक है, इमरजेंसी मॉडल, ये सारे मॉडल हमें देखने को मिले। तो यह योजना अगर हम बात करें डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। यह फैक्ट है, ये रट्टा मार लो और कुछ नहीं है इसमें। इस योजना को जनता सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। जनता सरकार केंद्र में आ गई थी क्योंकि उटपटांग हुआ था। खैर, इस योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात प्रतिस्थापन पर सबसे ज्यादा बल दिया गया और इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो ये एक पीटी फैक्ट है, ये आपने याद रखना है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है, अगर हम बात करें, ठीक है, 1974 से लेकर 79 तक दिया गया। और हालांकि कुछ लोग इसके आलोचक यही कहते हैं कि ये गरीबी हटाओ की जगह गरीबों को हटाओ वाला नारा था, वो एक अलग कहानी है, उसको हम बाद में देखेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अनवरत योजना, यानी कि उस समय केंद्र में बहुत ज्यादा उठापटक चल रही थी। ऐसा जो पार्टियां उठापटक, समझ रहे हो ना, मतलब पार्टियों का अप एंड डाउन हो रहा था, कभी कांग्रेस कभी जनता सरकार, बस ये था। इसमें ज्यादा बाद में नहीं आऊंगा। ये अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया। ये पीटी फैक्ट है, इसको आप याद रख लें। भारत में से लागू करने का श्रेय डीटी लकड़वाला को जाता है। इस योजना में मुद्रा का विमुद्रीकरण जो है तथा सार्वजनिक
बीमा योजना प्रारंभ यहाँ पे करी गई। ये पीटी फैक्ट है। विमुद्रीकरण यानी कि अगेन यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन जो है, यहाँ के बड़े नोटों को हटा दिया गया और छोटे नोटों को रखा। तो ये पीटी फैक्ट है, ये आपने जो है याद रखना है और कुछ नहीं खास इसमें। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 के बीच में। अब ये वो काल है जहां पर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे क्वेश्चन मार्क आने स्टार्ट होने लग गए। क्यों? हमारा बजट अब बहुत ज्यादा घाटे का बजट हो गया, अगर मैं बात करूं मोटा मोटा। और यहां पर अब जो बात करें 1980 से लेके 1990 तक, अब गवर्नमेंट को ये लगने लग गया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट तो हमने बहुत ज़्यादा खोल ली, तो कहीं ना कहीं इसका हमें घाटा भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट वही जब सरकारी काम होगा तो उसमें आप प्राइवेट कंपनी जैसी प्रोडक्टिविटी को आप जो है अगर बात करें तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। तो उस कंडीशन में हमें ये पता चला कि राष्ट्रीयकरण एक तरह से सरकार की अब गले की फांस धीरे धीरे बनने लग गई। बनी नहीं, बनने लग गई कि जिस तरह से उनको ये पता चल रहा है कि हर चीज़ घाटे में चल रही है, तो उस कारण हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो रोल सरकार के लिए एक तरह से सरदर्द जो है धीरे धीरे जो है बनने लग गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना भी आयात निर्यात मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पे ये चाहते थे कि हम अपने देश में मतलब निर्यात ज़्यादा करेंगे, आयात कम करेंगे। हालांकि ये हमें देखने को मिल गया कि निर्यात ज़्यादा करेंगे और आयात जो हम कम करेंगे। इसमें गरीबी निवारण एक ये इंपॉर्टेंट है पीटी फैक्ट, इसको याद रखो। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर यहाँ पे बल दिया गया। इस योजना में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विधि नीतियों को प्रोत्साहन दिया गया। हालांकि नीति नहीं बनाई गई कोई, लेकिन प्रोत्साहन दिया। इसी में ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NRPP ये सब कार्यक्रम चलाए गए। इनको फुल फॉर्म आप खुद कर देखें क्या है, किस तरह से नहीं है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक की हुई। ये सबसे अगर बात करें कहीं ना कहीं हमें राजीव गांधी का काल भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो हमें ये पता चला कि इस योजना में भारी तथा पूंजी प्रधान उद्योगों के स्थान पर कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। यानी कि अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो थी बिल्कुल चेंज करी जा रही थी। पहले हमने भारी में देखा, दूसरे में अब उन्होंने बोला ठीक है यार भारी हो गया, इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए यार सरकार को, लेकिन इतना हो नहीं पा रहा है। तो उस कंडीशन में ये पता चला कि नहीं, सरकार को अब जो है कृषि और सबसे ज़्यादा लघु मीडियम के जो हमारे उद्योग हैं हमें उस पर जो है बल दिया जाए। और ये एक ऐसा काल था जहाँ से IT का विकास होना स्टार्ट हुआ। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों, यह एक ऐसा काल था जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडिया की अब एक तरह से इनडायरेक्टली बात करें एक्सपोर्ट फैक्टर में कहीं ना कहीं एक बैकबोन बनती जा रही है। अभी हालांकि बन तो नहीं पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एनालिसिस करें डेटा को जिस तरह से IT फर्म्स को, हमें ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी यानी ये एक ऐसा काल था जहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा बात करी जाएगी। ये एक ऐसा काल था 1985 से लेकर 1990 तक का, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा बात करी गई थी। फिर इस योजना में गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का प्रयास किए गए। इसके अंदर इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना आदि योजना भी चलाई गई, बड़ी बड़ी योजनाएं। इसका मुख्य उद्देश्य खदान तथा उत्पादकता में वृद्धि हमें यहाँ पे करना था। यानी कि हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो खदान तथा उत्पादकता में जो है वृद्धि करना था। अब आते हैं वार्षिक योजना। वार्षिक योजना का मतलब ये, अगर हम पृष्ठभूमि में देखें तो 1990 के आसपास 1990 में आसपास एक क्रांति चली थी। क्रांति का मतलब ये था, मोटा मोटा आप ऐसे समझें कि ये बेसिकली आपस में ये गल्फ वाले लोग लड़ने लग गए थे, तेल पे किसका राज हो, कुछ ऐसा। और साथ में उनको भी ये लगा कि तेल, उनको बेसिकली गल्फ वालों को ये लगा कि तेल हम जो सच में सस्ते में दे रहे हैं, उनको ये फील हुआ ऐसा। तो जब उनको ये लगा तो उन्होंने फिर क्या, सडनली तेल के प्राइस बढ़ा दिए, कच्चे तेल के प्राइस बढ़ा दिए। तो जब कच्चे तेल के प्राइस बढ़ाए तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो चीज़ें फिर गड़बड़ होने लगी नहीं लगी। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम बोलें तो चीज़ें जो होती फिर खराब होने लग गई हमारे देश में। जब तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारा भुगतान संतुलन भी जो होगा वो चरमरा जाएगा। क्यों? तेल की कीमत में हमें डॉलर में पे करना होता है, और डॉलर कहाँ से आएगा? कमा के। तो उस कंडीशन में हमारी पृष्ठभूमि अगर बात करें, फिर कहीं ना कहीं अगर बात करें खाड़ी युद्ध होने लग गया। खाड़ी युद्ध से क्या हुआ, जो रिमिटेंस था, जो प्रोसेशन था, यानी कि जो पैसा आता था वो आना बंद होने लग गया, जिसके कारण भारत की जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे
खस्ता हालत, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों आज भी गल्फ में, वैसे मैं गल्फ भी जा चुका हूँ एक बार, ठीक है, मैं दुबई गया था जब मैं बैंक में था, तो वहाँ पे मैंने जॉब करी है, और क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र किया गया था दुबई में भी, मैं यूएस से डायरेक्ट मैं फिर दुबई में आगे शिफ्ट हुआ था, तो जुमेरा बीच, पाम बीच, मैं जुमेरा में रहता था वैसे। तो ये बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे चीज़ हमें देखने को मिली, जिसके कारण हमें अगर हम बोले, अगर मोटा मोटा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें हमारे जो तरफ थे चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हमें देखने को मिल रही थी। साथ ही पंचवटी समाप्ति के बाद राजनीतिक अस्थिरता भी होने लग गई, कुछ दिनों की सरकारें बनने लग गई, फिर भुगतान संतुलन संकट के कारण सरकारों ने जल्दी जल्दी बदलने से 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी, और 1991 में भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की घोषणा भी करी गई, और 8वीं पंचवर्षीय योजना में महान नोबिस मॉडल के स्थान पर राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार किया गया। इन्होंने भी ये बोला कि लाओ भी अब खोल देते हैं, थोड़ा सा खोल क्या देते हैं, ग्लोबलाइजेशन कर देते हैं, उदारीकरण कर देते हैं, निजीकरण की तरफ ज़्यादा। अब इन्होंने यानी कि मोटा मोटा यहाँ पे ये कंसेप्ट था कि जो पहले 1950 से लेके 1985 तक जो एक ऐसा काल था जहां पर प्राइवेट यानी कि सरकार ने पूरी भारतीय को अपने कब्जे में ले रखा था, कब्जे में, अब सरकार ने उस कब्जे को खोल दिया कि जाओ अब हम पीछे रहेंगे, अब हम कंट्रोलर बनेंगे, सिर्फ हम कंट्रोल करेंगे लेकिन हम अर्थव्यवस्था को चलाएंगे नहीं। चलाने के लिए अब इन्होंने चीज़ों को खोलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर अब धीरे धीरे जो है पीछे होने लग गई। यानी कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी आज नया कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस की ही पॉलिसी को आगे बढ़ाया। आज भी करंट के पेस्पर्स में देखें तो हमें यही पता चला, जिस तरह से मोदी जी आज के समय हर चीज़ बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उस समय हर चीज़ बेच रही थी। तो चीज़ें वही हैं, बस सोचने का, समझने का नज़रिया जो है वो अलग है, बदलने मतलब कि स्टार्ट हो गया। तो उस परिप्रेक्ष्य में बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल के स्थान पर राव मनमोहन मॉडल का अगर हम बात करें तो स्वीकार किया गया था। फिर इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 तक चली थी, तो हमें यह पता चलता है दोस्तों कि इसमें बेसिकली अब एक नया कंसेप्ट निकाल के आया कि हमें मानव संसाधन विकास पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब मानव को अब एक इंसान पूंजी समझने जाने लग गया, यानी कि मानव पे हम जितना ज़्यादा विकास करेंगे हम उतनी ज़्यादा जो है तरक्की करेंगे। यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें यानी कि मानव को एक तरह से अगर बात करें तो जितना हम संसाधन में जितना ज़्यादा विकास करेंगे, मतलब जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि आखिर क्यों, अगर आज भी अगर हम बात करें इंडिया, एक इंडियन सिटीज़न को और साथ में कोरियन सिटीज़न को कितना फ़र्क समझा जाता है। जब कोरियन का वर्ड सुनते हैं हम तो एक ऑनेस्ट यही सुनने में आता है ना कि भाई अगर कोरिया का है तो ऑनेस्ट होगा, मेहनती होगा। हालांकि कामचोर भी होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा। इंडिया में भी क्या एक आलसी ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर सभी नहीं यार, देखो सभी नहीं कह सकता, ज़्यादातर यही हमें थॉट्स आते हैं। अभी आप जैसे कि अभी आप अंडे में हो, अंडे का मतलब अभी आप इंडिया में हो, जब आप इंडिया के बाहर जाओगे तो आपको चीज़ें पता, क्यों मैं बाहर से आ रखा हूँ, मुझे पता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, लोग क्या सोचते हैं हमारे इंडिया को लेके, भूखों का देश, नंगों का देश, सच में। हालांकि हमने बोलती बंद करी थी उनकी, वो एक अलग चीज़ है। तो हमें ये पता चला कि जब हम ये चीज़ें सोचते हैं तो कहीं ना कहीं देखो चीज़ें ये हैं, लेकिन कोरियन सिटीजन का पैसा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोरियन अगर हम बात करें, जो साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया की नहीं, साउथ कोरिया कितना डेवलप है, उसको अगर वहाँ की अगर आप पर कैपिटा इनकम को अगर आप देख लें चीज़ों को, तो आपको ये पता चलेगा कि इंडियन से तो बहुत ज़्यादा वो तरक्की पे हैं भाई। क्यों? सिटीज़ अच्छी हैं, हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में है। तो उसी के कंडीशन में वहाँ पे ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे मानव को एक संसाधन के तौर पे देखा जाने लगा। वहाँ पे ये पता चला कि मानव में हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जितना उनके हेल्थ एजुकेशन पे जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जितना उनको कौशल स्किल सिखाएंगे, वही मानव हमें कल को ज़्यादा पैसे देगा। क्यों देगा भाई? आप ही हैं, गवर्नमेंट ने मान लो आपको इंजीनियर साइंटिस्ट बना दिया, अब ये तो डैम श्योर है कि आप इंडिया में नहीं रहोगे, बाहर जाओगे, बाहर से भेजोगे तो इंडिया में ही पैसा, अपनी मतलब बोलते हैं ना अपनी मातृभूमि को कैसे छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं पैसा तो आप इंडिया में भेजोगे। तो उस कंडीशन में अब आप पहले मान लो नॉर्मल काम करते तो आपको मान लो 50,000 महीना कमाते, वह बाहर जा रहे हो तो 3, 3.5, 4 लाख रुपए कमा रहे हो, यूएस में जा रहे हो तो 4, 4.5, 5 लाख रुपए कमा सकते हो। तो उस कंडीशन में आपका पैसा मतलब कि आने लग गया, ठीक है।
फिर मैला ढोने की कुप्रथा को पूर्णतः यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, अगर हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों आज हमने अगर हम बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना तक चले। अब नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना में हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद चीज़ों का एनालिसिस करेंगे और ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियो में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू।